So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Once again, welcome to our channel Study Hood. So students, in our today's video lecture, we are going to discuss our new topic, that is your solubilization. As you remember that in our last video lecture, we have discussed about the solution, their properties, classifications, applications and all. Now in this video lecture, we will discuss about those mixtures, we can say those solutions which are not easily miscible. Like आपने जो है वो एक सॉल्यूट लिया और उसको एक सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया, ठीक है जी। अब जो सॉल्यूट लिया है आपने, उसको आपने सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया। अगर इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो, अगर ये दोनों हमारे पास होमोजीनियस होंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन। पर अगर क्या हो कि ये दोनों जो है वो आपके पास हेटेरोजीनियस हों, फिर क्या होगा, फिर हमें चाहिए यहाँ पर कुछ, क्योंकि हमें बनाना है तो भाई इन्हीं दोनों चीज़ों से सॉल्यूशन है अपना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम अपनी कुछ सर्फेक्टेंट्स को ऐड करेंगे, की वजह से इसके अंदर अब जो हमारे पास जो सॉल्यूशन, अब भी सॉल्यूशन वही बनेगा, लेकिन उसे अब हम क्या कहेंगे, उसे अब हम कहेंगे कि ये जो बना है वो आपके पास है सोल्यूबलाइजेशन। यानी कि इसको आप किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हो कि सोल्यूबलाइजेशन हमारे पास क्या है कि इट इज़ द फॉर्मिंग of thermodynamically stable isotropic। अब थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल तो समझ में आता है कि भाई वो थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल होना चाहिए। आइसोट्रॉपिक, आइसो मीन सेम, ट्रॉपिक मतलब क्या, हमें बताया कि हमारे पास सॉल्यूशन के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं हमारे पास जनरली। एक होता है आपके पास एन आइसोट्रॉपिक, एक होता है आपके पास आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक वो हमेशा याद रखिएगा कि ये होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर होता है, और आइसोट्रॉपिक हमेशा हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर है। इसको आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हो। लाइक सपोज करें कि यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये आपके पास आ गए सॉल्यूट के पार्टिकल्स, ठीक है जी। अब ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं हमारे पास, जो कि यहाँ पर रेड मार्कर से ड्रॉ किए गए हैं। अब यहीं पर ही सपोज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास है सॉल्यूट के पार्टिकल्स। अब अगर मैं इसको किसी भी प्लेन से यहाँ पर कट करूँ, तो अगर मैं सपोज़ करते हैं हम इसको यहाँ से कट करें, तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि इसके अंदर इवनली सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं ना। तो इस फॉर्म को, ये जो है ये आपके पास है आइसोट्रॉपिक, ठीक है जी। और अगर यहीं पर ही हम एक और इमेज ड्रॉ करते हैं, लाइक यू हैव this is your again solute particles, and here you have your solvent particle। अब आप इसको किसी भी प्लेन से जो है वो कट कर लें, तो आपको जो है वो एक इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही होगी, एक लाइन वाइज जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू है। अगर हम इस तरह से देखें तो भी आपके पास एक लाइन में इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये हमेशा ये जो आपके पास जो बना है सॉल्यूशन, इसे हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक। तो एन आइसोट्रॉपिक हमारे पास वो जिसके अंदर हमारे पास इवनली डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक जनरल डायग्राम थी जो आपको समझाने के लिए थी। अब इसके अलावा इसके हम जो सॉल्यूशन को है वो इस तरह से भी डिफ़ाइन करते हैं कि क्लासीफाई करते हैं कि आइदर एक फॉर्म जो होगी वो होमोजीनियस होगी एक सॉल्यूशन, या तो फिर वो सॉल्यूशन होगा हेटेरोजीनियस। यानी होमोजीनियस यानी उनके अंदर जो हमने 2 सॉल्यूट और सॉल्वेंट डाले हैं, उन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी या तो दोनों की डिफरेंट होगी। तो सरफेस जो सॉल्यूबलाइजेशन क्या है कि इसके अंदर फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास किसकी, सबसे पहली बात थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल आइसोट्रॉपिक सॉल्यूशंस की, ठीक है जी। आइसोट्रॉपिक सॉल्यूशंस की यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं इसको, आइसोट्रॉपिक सॉल्यूशंस ऑफ या इनर सब्सटेंसेस, ठीक है जी। तो सबसे पहली पॉइंट हमने क्या देखा कि इट इज़ द फॉर्मिंग ऑफ द थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल आइसोट्रॉपिक सॉल्यूशंस ऑफ अ सब्सटेंस। और वो कौन से सब्सटेंस जो कि नॉर्मली हमारे पास जो है वो नॉर्मली हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन वो जो है वो बिकम्स स्लाइटली soluble in water by adding
सरफेक्टेंट्स। अब इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली बात तो इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ थर्मोडाइनमिकली, एक थर्मोडाइनमिकली स्टेबल बन गया आपके पास आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन है सब्सटेंसेस का, जिसके अंदर जो बेसिकली वो नॉर्मली तो इनसॉल्युबल है वो पानी के अंदर, आप देख सकते हो आप आइसोट्रोपिक। अब इसको अगर आप किसी भी वाटर के अंदर डालेंगे तो आपके पास क्या ये इजीली डिज़ोल्व होगा? नहीं ना, क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर हमारे पास एनाइसोट्रोपिक सॉल्यूशंस ही डिज़ोल्व हो सकते हैं। अब सॉल्यूशंस जिसके अंदर वो नॉर्मली क्या वो इनसॉल्युबल है, लेकिन वो सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल बन सकते हैं बाय एडिंग द सरफेक्टेंट्स। यानी कि सिंपल अल्फाजों में अगर मैं बोलूँ तो इसको आप इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हो कि सॉल्युबलाइजेशन हमारे पास क्या है? सॉल्युबलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉल्यूट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट बाय एडिंग द सरफेक्टेंट्स। अब सरफेक्टेंट्स क्या है अगर हम बोलें तो ये है आपके पास थर्ड सब्सटेंस, या जिसे हम बोल सकते हैं दीस आर सरफेस एक्टिव एजेंट्स। अब इनका काम क्या है, ये किस तरह फंक्शन करते हैं, ये फ़िलहाल हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है सॉल्युबलाइजेशन। अब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो सरफेक्टेंट्स काम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो कर रहे हैं सिर्फ इतना है कि वो उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। किसकी? दोनों जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को जस्ट इंक्रीज़ कर रहे हैं, और ऐसे जो अब जो सोल्यूशन बनेगा उसे हम कहेंगे इट इज़ सॉल्युबलाइजेशन। अब सॉल्युबिलिटी क्या है बेसिकली? सॉल्युबिलिटी क्या है आपके पास? सॉल्युबिलिटी बेसिकली हमारे पास है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सॉल्युबिलिटी सबसे पहली बात ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि क्या करती है, ये जो है वो हमारे पास केमिकली मॉडिफाई करती है, केमिकली मॉडिफाई द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब क्या मतलब है इस बात का? अब इसको सबसे पहले समझते हैं हम। हमारे पास जो डेफिनेशन अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग यूएस सॉल्युबिलिटी को इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि कितने हमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर है। सॉल्वेंट इज़ रिक्वायर्ड टू डिज़ोल्व अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। आई होप हाफ वर्डिंग से तो आपकी जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसको कम्प्लीटली क्लियर करते हैं। लाइक सपोज आपके पास जो कंटेनर है, इसके अंदर आपने लिया हुआ है 1 ग्राम सॉल्यूट। अब इस 1 ग्राम सॉल्यूट जो कुछ भी है, ठीक है जी, कुछ भी है, अब इसके अंदर हमें सॉल्वेंट ऐड करना है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये सॉल्वेंट की क्वांटिटी हम कितनी लें जो कि इस 1 ग्राम सॉल्यूट को कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर ले? तो उसे हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी या इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। और ये डेफिनेशन किसकी है भाई? यूएसपी अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। अब ये जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किस तरह से होती है? ये जो है वो इंटरनली यहाँ पर जो सॉल्यूट, अब जो सॉल्यूमेंट आने वाले सॉल्वेंट के साथ जो बॉन्डिंग करेगा, जो केमिकली मॉडिफिकेशंस आएंगी इनके अंदर, वो प्रोसेस है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। इसके अलावा आपने जो है वो एक और टर्म भी सुना होगा, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन बेसिकली एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। डिसोल्यूशन, अब आप वर्ड से ही पता चल रहा है कि डिज़ोल्व होना, लेकिन फिज़िकली अगर कोई चीज़ जो है वो डिज़ोल्व हो रही हो और आपको दिख रही हो ना फिज़िकली, तो उसे हम कहते हैं कि ये यहाँ पर डिसोल्यूशन हो रही है। ठीक है जी। तो सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन के अंदर फ़र्क है। इसको सॉल्युबिलिटी को हमारे पास जो है आप देख सकते हो केमिकल बॉन्ड्स वगैरह इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन को जस्ट जो है वो कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइक पार्टिकल साइज़, जो पार्टिकल्स का साइज़ आप डाल रहे हो, या इसके अलावा अगर हम बोलें उसके अंदर मौजूद जो सरफेस एरिया है वो इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये आप आई होप समझ के होंगे कि ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि फिजिकली अगर आप ऐड करते हो और आप जो देख रहे हो हमारे पास डिसोल्यूशन है, लेकिन सॉल्युबिलिटी यानी कि उसके अंदर जो केमिकली मॉडिफिकेशन आ रही है टाइमली, वो हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। इसके अलावा हमारे पास होता है थर्मोडायनेमिक। अब थर्मोडायनेमिकली स्टेबल जो हमने सॉल्यूशन देखा, अभी आपने जो नाम पढ़ा था यहाँ पर, अब इससे मुराद क्या है कि क्या होगा इसके अंदर क्या होता है बेसिकली जो सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कर रहे हो,
क्या वो थर्म मीन्स हीट, क्या वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल है या नहीं है। जो आपने सॉल्यूट है, आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आप इसके अंदर ऐड कर रहे हो, अब सपोज करते हैं कि ये इसकी एडमिशन की वजह से जस्ट वो नहीं हो रहा डिजोल्व, अब आप इसको हीट दे रहे हो, ठीक है जी। अब आपने इसको हीट दी, अब वो जो हीट गई है इसके अंदर, अब वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होगी। तो जब ये हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी इसके अंदर, या फिर ये हीट को रिवॉल्व करे, वो डिपेंड करता है कौन सा नेचर का आप डाल रहे हो। तो अब आखिर में जो है वही हमारे पास क्या बन जाएगा, एक थर्मोडाइनमिकली स्टेबल सॉल्यूशन बन जाएगा। सो आई होप ये जो है वो फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है सॉल्युबिलिटी, क्योंकि हमें पढ़नी है सॉल्युबलाइजेशन, ठीक है जी। अब सॉल्युबिलिटी को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। अगर आपको लास्ट वीडियो लेक्चर थोड़ा सा याद हो तो हमने उसके अंदर डिस्कस किया था कि हम जो है वो सॉल्यूशन को किस तरह से 6 तरीक़ों से हमने डिस्कस किया था कि एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन सॉल्युबिलिटी के अंदर हम उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 3 तरीके ही इस्तेमाल करेंगे, एक परसेंटेज एक्सप्रेशन, एक मोलैरिटी एक्सप्रेशंस, एंड थर्ड वन वी हैव द मोलैलिटी। अगर आपको याद हो तो हमने क्या डिस्कस किया था भाई, इन सब के अंदर जो है वो ना एक चीज़ तो कॉमन रहेगी कि नंबर और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आएंगे और नीचे सॉल्यूशन पार्टिकल आएंगे। बाकी आप इसकी डेफिनेशन बना दो, परसेंटेज है तो इसके साथ परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। अब परसेंटेज के अंदर हमने अगेन वेरिएशंस देखी थी कि वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वेट या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये जो है वो, अब आप इसको जो है वो सपोज कर लें, सारी चीज़ें हमारे पास सेम रहेंगी, सारी चीज़ें जस्ट अगर आप वेट बाय वेट ले रहे हो तो सॉल्यूट भी ग्राम में आएगा, सॉल्यूशन जो है वो भी ग्राम में आएगा। लेकिन अगर आप वेट बाय वॉल्यूम ले रहे हो तो सॉल्यूट ग्राम में ही रहेगा, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो आपका लीटर्स में आ जाएगा। अगर दोनों चीज़ें आप दोनों चीज़ें जो है आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले रहे हो तो दोनों चीज़ें लीटर के अंदर आ जाएंगी। सेम इज़ द केस विद द मोलैरिटी। मोलैरिटी के अंदर हम क्या लेंगे, यहाँ पर वही सॉल्यूट लेंगे और नीचे सॉल्यूशन लेंगे। लेकिन क्या इसके साथ अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन सिर्फ इतनी आएगी, हम जो सॉल्यूट का अमाउंट लेंगे वो मोल्स में लेंगे, लेकिन सॉल्यूशन अपना वही हम लीटर के अंदर लेंगे। लेकिन मोलैलिटी के अंदर ये चेंजिंग आती है कि हम सॉल्यूट अपना मोल्स के अंदर ही लेते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन है बेसिकली वो हम किलोग्राम के अंदर लेते हैं। तो ये छोटी सी जो है मॉडिफिकेशन इसके अंदर आ जाती है, बाकी सारी चीज़ें इसकी वही सेम है। सो आई होप जो है वो ये आपको क्लियर होगा। अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से देखा होगा तो ये आपको अभी तक क्लियर हो चुका होगा। तो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस भी हमने इसका यहाँ पर देख ली। तो यहाँ पर अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वेट है। वेट आपको पता है हम ग्राम के अंदर भी कैलकुलेट करते हैं, किलोग्राम के अंदर भी, मिलीग्राम के अंदर भी, माइक्रोग्राम और नैनोग्राम। इसके अलावा वॉल्यूम को लीटर मिलीलीटर के अंदर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिट्स का ख्याल रखना चाहिए और परसेंटेज के अंदर जस्ट एक 100 का इजाफा होगा, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास वही सेम है। अब हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमारे पास ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। और आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक रहने वाला है वो यही है कि कौन कौन से फैक्टर्स बेसिकली उस सॉल्युबिलिटी बेचारी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर सरफेक्टेंट्स ऐड करने पड़ रहे हैं। ठीक है जी, तो उसको डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि कौन कौन से फैक्टर्स सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे पास हम जो देखने वाले हैं ना वो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ की सॉल्युबिलिटी देखने वाले हैं। एक लिक्विड्स के अंदर, ठीक है जी। दूसरा हम देखने वाले हैं सॉलिड्स की लिक्विड्स के अंदर। हम गैस की जो है वो नहीं देखने वाले, क्योंकि वो जो है वो हमारे पास पर्टिकुलरली, अब गैस तो जाहिर सी बात इवॉल्व हो जाती है। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड्स इन लिक्विड्स। अब टाइमली डिस्कस करते हैं कौन कौन सी चीज़ें इन्हें वो इन्फ्लुएंस करती हैं। सबसे पहली आ जाती है हमारे पास इनके दरमियान की अट्रैक्शन एंड रॉल्ड्स लॉ। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में, रॉल्ड्स लॉ क्या था कि जो भी पार्शियल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा प्योर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन के। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था रॉल्ड्स लॉ। अब अट्रैक्शन, जो भी उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन, क्योंकि हमें पता है कि अगर लिक्विड है तो यहाँ पर 2 टाइप की अट्रैक्शन होती है। एक तो उन मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन
एक उन मॉलिक्यूल्स की अपनी वॉल्स के साथ अट्रैक्शन। तो जो उनकी आपस में अट्रैक्शन होती है उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेजन या कोहेसिव फोर्स, और जो वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्सेस। अब यहाँ पर आ जाती है अट्रैक्शन के सिलसिले में कुछ इस तरह बात कि अगर जो आपके पास एडहेसिव फोर्सेस हैं, अगर ये एडहेसिव फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्सेस, देन यहाँ पर जो है वो डेविएशन होगी रोल्स लॉ की। अब रोल्स लॉ की किस तरह से डेविएशन होगी, वो होगी आपके पास भाई पॉजिटिव डेविएशन। सबसे पहली बात तो इसे ख़त्म कर ले, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने क्या बोला कि भाई एडहेसिव फोर्सेस अगर ज़्यादा होंगी तो यहाँ पर किससे ज़्यादा होंगी, कोहेसिव फोर्सेस से, तो यहाँ पर हमारे पास होगी डेविएशन। कौन सी डेविएशन, नेगेटिव जो है वो यहाँ पर डेविएशन होगी। ठीक है जी। अब नेगेटिव डेविएशन होगी। अब नेगेटिव डेविएशन किस तरह से होगी कि यहाँ पर जो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, रोल्स लॉ क्या था कि भाई आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या मिक्स कर रहे हो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबकी सेम होंगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हो गई कोहेसिव फोर्सेस से, और यहाँ पर आई डेविएशन। लेकिन कौन सी डेविएशन, अकॉर्डिंग टू द रोल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशंस इन रोल्स लॉ, ये याद रखिएगा। सेम इज़ द केस विद द कोहेसिव फोर्सेस। अगर कोहेसिव फोर्सेस आपके पास, कोहेसिव फोर्सेस इज़ ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेस, देन यहाँ पर आ जाती है स्टूडेंट्स, अब आएगी पॉजिटिव डेविएशन। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। तो ये जो है वो हमारे पास डेविएशन आ रही है अकॉर्डिंग टू द रोल्स लॉ, लेकिन कौन सी, पॉजिटिव डेविएशन। अगर यहाँ पर इन दोनों की जो मजबूती, इन दोनों की बॉन्डिंग वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई एज़ कम्पेयर टू द बॉन्डिंग विद द बॉन्डिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद इट्स वॉल्स ऑफ द कंटेनर, अगर ये ज़्यादा हुई तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास आएगी पॉजिटिव डेविएशन। अगर एडहेसिव फोर्सेस की जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा हुई एज़ कम्पेयर टू द कोहेसिव फोर्सेस, तो यहाँ पे क्या करेगा कि एडहेसिव फोर्सेस खींचे रखेगा और यहाँ से बॉन्डिंग टूटेगी, और तो यहाँ पर आएगी नेगेटिव डेविएशन। लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हो तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मजबूत है, तो यहाँ पर आएगी पॉजिटिव डेविएशन। तो ये हमारे पास कुछ डेविएशन थी अकॉर्डिंग टू द रोल्स लॉ। ठीक है जी। अब लिक्विड के अंदर हमने देखा कि हाइड्रेशन भी अफेक्ट कर सकती है अपने हमारी जो सॉल्युबिलिटी है उसको। नेक्स्ट चीज़, दूसरी चीज़ क्या अफेक्ट करेगी, तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है और वो है आपका टेम्परेचर। अब टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। किस तरह से अफेक्ट करता है, टेम्परेचर 3 कंडीशंस में अफेक्ट करता है। सबसे पहले इस कंडीशन को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप समझ लेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके अंदर जो है वो सोल्यूट डिज़ोल्व होना स्टार्ट कर दे इन सॉल्वेंट। जिस टेम्परेचर पर वो जो सोल्यूट है आपका वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाए अपने सॉल्वेंट के अंदर, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है जी, ये तो बात हमें पता है। अब हमारे पास जो हैं वो कुछ ऐसे सॉल्यूशंस मौजूद हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशन मौजूद हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है ना वो तभी इंक्रीज़ हो पाती है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। जिस तरह हमारे पास, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास है भाई एग्जांपल फिनोल वाटर की। अब इसको आप जब क्रिटिकल टेम्परेचर पर डिज़ोल्व करेंगे तो डिज़ोल्व तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर होंगी लेयर्स की फॉर्मेशन। ये यानी कि ये शो करेगा कि भाई पर्टिकुलरली ये डिज़ोल्व नहीं हुआ है अभी तक। तो हम जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे किससे, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा अगर आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो उसे हम क्या कहेंगे कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर UCT। तो फिनोल वाटर जो है वो अब कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। अच्छा, इसके ये तो हमारे पास एक टाइप के सोल्यूशन। अब हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर जो है वो टेम्परेचर जो आपने फराहम किया हुआ है वो उस फराहम किए हुए उस अवेलेबल टेम्परेचर पर वो लेयर्स की फॉर्मेशन करते हैं, और
अगर आप उनका क्रिटिकल टेम्परेचर से उनका टेम्परेचर लो करते हो तो फिर वो कम्प्लीटली मिसेबल हो जाते हैं, कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं। लाइक हमारे पास जो है वो एक ब्यूटीफुल सी एग्जांपल मौजूद है ट्राई इथाइल अमाइन की इन वाटर। तो ये जो है वो बेसिकली हमारे पास नॉर्मल क्रिटिकल टेम्परेचर पर ये क्या करता है, लेयर्स की फॉर्मेशन करता है, लेकिन जैसे ही हम इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो लो कर देते हैं तो ये कम्प्लीटली मिसिबल हो जाता है। और अगर लो कर रहे हो तो अब आप इसको क्या कहोगे, अब हम इसे कहेंगे कि ये है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। थर्ड है हमारे पास जो कि दोनों के साथ डेविएशन दिखाता है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ भी और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ भी। अब किस तरह से, लाइक हमारे पास है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। हमारे पास है भाई निकोटाइन, वाटर के अंदर हम इसको मिक्स कर रहे हैं। ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर भी, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के अंदर भी मिसिबल है और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के अंदर भी ये मिसिबल है। अब क्या होगा कि अब हम इन दोनों के दरमियान में रखेंगे इसे। जब आप इन दोनों के दरमियान में रखोगे ना, तब यहाँ पर होगी क्या, लेयर्स की फॉर्मेशन अगर हम बोलें, या ये इनकम्प्लीटली मिसिबल होगा या दरमियान में आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो हमारे पास ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हमने अंदर इसके अंदर देख ली कि 3 टाइप से जो है वो टेम्परेचर इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको, सॉल्युबिलिटी को ऑफ द लिक्विड्स इन लिक्विड। थर्ड चीज़ आ जाती है आपकी फॉरेंसिक सब्सटेंस। अब भाई आपने बनाई एक मेडिसिन या एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है जी। अब सॉल्यूशन बनाया, उसकी सॉल्युबिलिटी पहले परफेक्ट थी, अब परफेक्ट थी, उसके साथ आपने उसको जो है वो खुला ऐसे ही छोड़ दिया। अब क्या होगी, उसके अंदर जाहिर सी बात है कंटामिनेशन होगी। कोई ऐसा फॉरेंसिक सब्सटेंस उसके अंदर आया जो कि क्या किया, उसने उसको आके बिगाड़ दिया, क्योंकि वो स्पॉइल भी कर सकता है। अगर कोई थर्ड सब्सटेंस जो है वो हमारे सॉल्यूशन को सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकता है, तो उसके साथ साथ वो स्पॉइल भी तो कर सकता है। अब हमें नहीं पता कि फॉरेंसिक सब्सटेंस जो है वो कौन सा आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन हम यहाँ पर डिसएडवांटेजेस पढ़ने वाले हैं फॉरेंसिक सब्सटेंस की। सबसे पहली बात तो हमारे पास अगेन इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर जो फॉरेंसिक सब्सटेंस आपके पास आ रहा है वो मिसिबल है विथ 1 सब्सटेंस ऑफ सॉल्यूशन, अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो जो आ रहा है, लाइक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हमें पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से हमारे पास सॉल्यूशन बनता है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट, अगर वो किसी भी एक के साथ मिसिबल हो रहा है, लाइक वो सॉल्यूट के साथ, एग्जांपल के तौर पे हम कंसीडर करें, हमेशा वो सॉल्यूट के साथ नहीं होगा, तो अगर वो मिसिबल है सॉल्यूट के साथ, सपोज कर लेते हैं, होगा क्या यहाँ पर। अब क्या होगा कि अगर उसका जो है वो, अगर वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर रखने वाला सब्सटेंस है तो वो उसका अपर टेम्परेचर जो है वो और इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर रखने वाला सब्सटेंस है तो वो उसका जो लोअर टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर ये केसेस तब होंगे जब हमारे पास जो सब्सटेंस आ रहा है वो आपका क्या हो, कि वो मिसिबल हो किसी भी एक सब्सटेंस के साथ। बातों को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इट्स लिटिल टिपिकल टॉपिक बट नॉट as much as difficult as you are thinking it। अब यहाँ पर अगेन इसको रिपीट कर लेते हैं कि मिसिबल है, वो आया, आपने एक कंटेनर लेते हैं, यहाँ पर आपने जो है वो सब्सटेंस डाला। अब वो सपोज करते हैं इस सॉल्यूट के साथ वो मिसिबल था, इसके साथ वो डिज़ोल्व हो गया, सॉल्वेंट को उसने अकेला छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, सबसे पहली बात तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और ज़्यादा लो हो जाएगा। और ये तो भाई बात हुई इसकी एक नुकसान की। दूसरी ये क्या कि उन दोनों की जो म्यूचुअल बाइंडिंग है, यहाँ से देखकर याद आया, इन दोनों की जो म्यूचुअल बाइंडिंग है उसको भी ये अच्छा खासा इन्फ्लुएंस करता है। उसको भी ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है भाई, उसको ये डिक्रीज़ कर देगा, क्योंकि उसने भाई एक साथी इसका अपनी तरफ कर लिया, तो यहाँ पर बचा बाकी एक साथी। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है उसने कर लिया, तो यहाँ पे अब बॉन्ड टूटेगा, इसकी जो म्यूचुअली बाइंडिंग थी उन दोनों की आपस में, वो तो डिक्रीज़ हुई ना, ठीक है जी। अब दूसरा केस क्या है हमारे पास, कि दूसरा केस ये है कि वो दोनों के साथ मिसिबल है, मिसिबल विथ बोथ। तो क्या करेगा, सबसे पहले अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर वाला अगर कोई सब्सटेंस होगा तो उसका जो टेम्परेचर जस्ट इसके इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि वो अब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर वाले सब्सटेंस की जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है उसको डिक्रीज़ कर देगा, और अगर वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर रखता है तो उसके लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर को और ज़्यादा वो इंक्रीज़ कर देगा।
तो ये आप देख सकते हो अगर वो दोनों के साथ मिसिबल है, याद रखिएगा हम दोनों के साथ मिसिबल रहने की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। एक ये क्या वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देगा और जो है वो रेस कर देगा हमारे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर को। इसके अलावा उनकी म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो उन दोनों की जो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी है आपके पास, उसको वो क्या कर देगा, इस केस के अंदर डिक्रीज़ कर रहा था, यहाँ वो इंक्रीज़ कर देगा। वेरी सिंपल। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे थे सॉल्युबिलिटी किसकी, लिक्विड एंड लिक्विड सी। अब हमारे पास थोड़ा सा टिपिकल की तरफ जाते हैं, वो है आपका सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉलिड लिक्विड की जो है वो सॉल्युबिलिटी किस तरह से इन्फ्लुएंस होगी अगर हम बोलें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो कि इसको इन्फ्लुएंस कर सकती है वो है, आपको पता है, हमारा टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर जो है वो आपको पता है ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो है मोस्टली 2 फॉर्म्स आती हैं, एक होते हैं हमारे पास एंडोथर्मिक सॉल्यूशंस, एक होते हैं हमारे पास एंडोथर्मिक, एक होते हैं एक्सोथर्मिक्स। तो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, एंडो मीन्स अंदर आना, जब हीट अंदर एब्जॉर्व हो तो उन्हें हम कहते हैं एंडोथर्मिक, और जो जहाँ बाहर जाए हीट उसे हम एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक के अंदर याद रखिएगा जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी के साथ, यानी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। लेकिन क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भाई जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हो, लाइक आपके पास ये कंटेनर है, आप यहाँ पर जो है वो हीट दे रहे हो, इसको जितनी ज़्यादा आप हीट दोगे उतनी ही जल्दी यहाँ पर जो सॉल्यूशन जो सॉल्युबिलिटी है उन दोनों की वो इंक्रीज़ हो जाएगी ऑफकोर्सली। एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होगा कि एक्सोथर्मिक के अंदर हम हीट नहीं दे रहे होते बल्कि हीट यहाँ से इवॉल्व हो रही होती है। तो यहाँ पर जो है वो इन्वर्स है क्या, कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी अगर, तो टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज़ होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करो तो ऑफकोर्सली सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो डिक्रीज़ होगी। ये रहा एक्सोथर्मिक के साथ हमारा केस। नेक्स्ट चीज़ जो कि सॉलिड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती है वो है हमारे पास सरफेस एरिया। भाई सरफेस एरिया जो है और पार्टिकल्स का साइज़, ये दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। जितना याद रखिएगा अगर आपके पास जो है वो सरफेस एरिया मोर होगा, मोर द सरफेस एरिया देन मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी, उतनी ही ज़्यादा वो सॉल्युबिलिटी आपके पास होगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो पार्टिकल्स की साइज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टिकल्स की साइज़, अब हमें पता है कि हमने जो कंटेनर लिया है, अगर आप यहाँ पे बड़े बड़े क्रिस्टल्स यहाँ पर ऐड करने के लिए रख दो तो मुझे बताएं वो जल्दी से डिज़ोल्व होंगे, या अगर आप छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर रख दो वो जल्दी से डिज़ोल्व होंगे। तो ऑफकोर्स ये पार्टिकल्स का साइज़ अगर स्मॉल होगा उतनी ही ज़्यादा ग्रेटर विल बी द सॉल्युबिलिटी, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास जो होगी सॉल्युबिलिटी होगी किसकी, भाई सॉलिड की लिक्विड्स के अंदर। ठीक है जी। तो एक हमने देखा कि सरफेस एरिया भी कितना अच्छा खासा आप देख सकते हो कि इन्फ्लुएंस करता है। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास भाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब कुछ हमारे पास जो है वो ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो कि अपने नेचुरल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। लाइक हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एराइथ्रोमाइसिन की। अब हमें पता है कि एराइथ्रोमाइसिन जो है वो डिकम्पोज होता है गट के अंदर, लेकिन ये अपनी प्योर फॉर्म के अंदर नहीं होता। ये कौन सी फॉर्म के अंदर होता है, ये हमारे पास होता है एराइथ्रोमाइसिन प्रोपियोनेट की फॉर्म में। ये क्या होता है, इसके गट के अंदर ये डिकम्पोज होता है। तो हमने क्या देखा कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो अपने आप को, उनकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो जब चेंज हो तभी उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। इसी के साथ साथ हमारे पास एग्जांपल है एफिड्राइन की। अगर आप देखें एफिड्राइन, ये जो है वो प्योरली सॉल्युबल नहीं, इनसॉल्युबल है बल्कि वाटर के अंदर, लेकिन ये जो है वो सॉल्युबल बन सकता है। ये वैसे क्या है, ये इट इज़ इनसॉल्युबल, लेकिन ये जो है वो सॉल्युबल बन सकता है कब, अपनी सॉल्ट फॉर्म के अंदर। जब ये सॉल्ट फॉर्मेशन के अंदर आएगा तब ये जो है वो सॉल्युबल है, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये आ गया एफिड्राइन NaCl। तो अपनी सॉल्ट फॉर्म के अंदर ये जो है वो सॉल्युबल है।
इसके अलावा अगर किसी और चीज़ की बात करें जो कि इसको इन्फ्लुएंस करे, वो है आपके पास भाई हाइड्रोफोबिसिटी। वो भी बहुत ही ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है। हाइड्रोफोबिसिटी बेसिकली हमारे पास ग्रीक वर्ड है, हाइड्रो मीन्स वाटर, एज यू नो दैट, फोबिसिटी मीन्स फियर। अब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स, ये तो बाहर जाहिर सी बात है ये नॉन पोलर ही होंगे, क्योंकि ये जो है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जो है वो वाटर के अंदर जाकर माइसिल की भाई फॉर्मेशन करेंगे, माइसिल की फॉर्मेशन करेंगे। माइसिल क्या होता है, अगर हम सिंपल अल्फाजों में बोलें तो एक ही जगह पर अगर एक ही चीज़ जो है वो इकट्ठा होती जाए तो वो क्या होती है, हमारे पास माइसिल होती है। अभी किस तरह से होती है फॉर्मेशन, ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसी टॉपिक के अंदर। इसी टॉपिक का हमारा एक सब टॉपिक है डिस्कशन का, लेकिन फ़िलहाल हम हाइड्रोफोबिसिटी देख रहे हैं। तो वाटर के अंदर ही जाके माइसिल की फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये वहाँ पर जाके उसको इन्फ्लुएंस किस तरह से कि वो खुद एक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस है जिसको वाटर का फियर बहुत अच्छा है इसकी, ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो हमें पता है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट भी तो इसको इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा फिनोमेना मौजूद है दैट लाइक डिज़ोल्व्स लाइक यानी कि अगर आपके पास कोई भी पोलर मॉलिक्यूल है तो वो किसको डिज़ोल्व करेगा, अपने अंदर पोलर को करेगा। और अगर नॉन पोलर है तो वो किसको करेगा, वो नॉन पोलर को करेगा। और अगर कोई पोलर है तो क्या मुझे ये बताएं कि क्या उसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिज़ोल्व हो सकता है। तो ये जो है वो आपसे क्वेश्चन है, इसका जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, ठीक है जी। सो अब यहाँ तक हमारे पास जो भी फैक्टर्स थे जो सॉल्युबिलिटी को बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर देखें आप या फिर आप देखें सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर, तो हमने उन सारे फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। सॉल्युबिलिटी इन्फ्लुएंस हो रही। अब सॉल्युबिलिटी जो है वो हमने देखा किस किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हो आप, ठीक है जी। अब यहाँ तक बात होगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सरफेक्टेंट्स, क्योंकि सॉल्युबलाइजेशन के अंदर हमने क्या देखा कि सॉल्युबलाइजेशन क्या है कि अगर जो थर्मोडायनेमिकली जो आपके पास स्टेबल आइसोट्रॉपिक जो बन रहा है, अब वो किसकी वजह से बन रहा है, बाय एडिंग सम सरफेक्टेंट्स की एडिशन की वजह से। अब सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं, हमने देखा सॉल्युबिलिटी को किस तरह से। सरफेक्टेंट्स को इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।